सपोर्ट की कॉल आने के बाद वो जो सपोर्ट पर्सनल था उसने एक तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी रेमेडी कर दी, उन खातून को भेज दिया, और दूसरा वो वाला फॉल्ट बता दिया ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग आपका है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग of this, like here, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है एमआरपी, इन्होंने वो वाला फॉल्ट पे रिसर्च करनी शुरू कर दी। एक्चुअली एक रिसर्च यूनिट भी होता है इसमें ना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक छोटी सी लेबोरेटरी होती है जिसके अंदर वो एक प्री डेवलप एक चीज बनाते हैं और फिर वो वाला फॉल्ट रिजॉल्व करके फिर प्रोडक्शन में डाल देते हैं। एनीवेज, ये प्रोडक्शन की चीजें हैं। अच्छा, तो क्या हुआ कि हर चीज आपके सीआरएम में आ रही है, और सीआरएम से परचेज, सॉरी सीआरएम से सेल, सेल से इन्वेंट्री इफेक्ट होगी, परचेज से इन्वेंट्री इफेक्ट होगी, और यही परचेज और सेल से आपकी अकाउंटिंग इफेक्ट होगी। लाइक सब जगह पे ये अपने फुटप्रिंट छोड़ता रहेगा, और ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन वो भी इन्वॉल्व होगी, और साथ साथ आपका एचसीएम। तो ये बिजनेस जो है आपका डायपर बनाने का, डायपर मैन्युफैक्चरिंग का, ये टोटल कंप्लीट जो है आपका वो हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा। और ऑटोमेट होने के बाद, जैसे मैं तुम्हें पहले भी एक बात कहता था कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसका काम होता है लाइक लोगों को, लोगों का काम आसान करना, राइट? समहाउ सर ये इन सॉफ्टवेयर सम काफ़ी केस, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते होंगे। सॉरी, मैंने कहा सर ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते होंगे। हाँ, यह डिपेंड करता है। एक्चुअली मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम कि इसमें ना कस्टमाइज सोल्यूशन भी होते हैं, जैसे हम लोग बना रहे हैं ना। तो हम लोगों की जो ईआरपी है वो, उसमें प्रोडक्शन नहीं है। एक्चुअली हम वो प्रोडक्शन के लिए नहीं बना रहे, लेकिन उसमें इन्वेंट्री भी है, उसमें सेल्स भी है, उसमें परचेज भी है, उसमें अभी तो नहीं है लेकिन एचसीएम भी होगा इन फ्यूचर। और वो एक समझ लो कि मिड साइज ईआरपी बन जाएगी, लेकिन वो ईआरपी होगी फॉर रिटेल। डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस होते हैं दुनिया के अंदर। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज आप बना रहे हो, और एक होता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब कि आप गए, आपने एक कोई सर्विस कंज्यूम की, कंज्यूम करने के बाद उसको खत्म, अब उसके अंदर इन्वेंट्री नहीं होती। अब इन्वेंट्री कैसे नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल, आप बाल कटवाने जाते हो, आपका एक बार्बर होता है जो अक्सर एक ही होता है। आपकी कोशिश होती है, क्यों? क्योंकि आपने बाल कटवाने, आपने पैसे देने हैं और आ जाना घर। अब क्या हुआ, बाल कट गए, आपने पैसे भी दे दिए, अब वो बाल दोबारा नहीं लगेंगे, वो कट गए। तो क्या हुआ कि दो चीजें होंगी, या तो आप उसके पास दोबारा जाओगे कि यार इसने बड़ा जबरदस्त मेरा स्टाइल बनाया और बड़ा इसने ना तरीके के बाल काटे हैं, या फिर आप ये करोगे कि आपको अम्मी से गालियां पड़ेंगी, क्या है कि बन के आ गए हैं, ठीक है। और आप बाहर निकलोगे, हर बंदा कहेगा ओ यार फैसल है गवाल की कितों कटाया तू, किदे किदे काबू आया है, इस तरह की बातें होंगी। तो आपको लगेगा कि यार इसने ना मेरे साथ गलत किया है। गलत क्या किया है, मतलब ये अच्छे बाल नहीं काटता फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हुआ
कि आप दोबारा नहीं जाओगे उसके पास। ठीक है, आप एक दफा चले गए, आपके साथ गलत हो गया, आप दोबारा नहीं जाओगे। तो दैट इज समथिंग के लाइक इट इज सर्विसेज के। और इसी तरह की बिजनेस कंसल्टेंसी होती है। अब इसको हम अपग्रेड कर देते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं डिफरेंट, जिनमें बहुत सारी, हमारे यहाँ पे ना तुमने सुना होगा कि यार बीपीओ सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशंस। अब वो क्या होती हैं सर्विसेज के अंदर? आप एक तो बिजनेस कंसल्टेंसी की कंपनी होती हैं, वो होती हैं। एक होती है एचआर कंपनीज, जैसे तुमने रोजी डॉट पीके का नाम सुना होगा। अब उनका क्या काम है? लोगों को जॉब दिलवाना। वो ये कहते हैं कि भाई हम आपको जॉब दिलवाएंगे, आप हमसे सब्सक्रिप्शन लें। उनकी सब्सक्रिप्शन मिलती है लाइक, आजकल क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ज्यादा फंसा हूं, तो मुझे पता भी है, 7,500 रुपये वो लेते हैं आपके, लाइक 6 महीने की। और उनसे आप कमिटमेंट करते हो कि जब भी मेरी जॉब होगी आपके थ्रू, तो उनको एक्सक्यूज मी, उनको आपको पहली सैलरी का 30% देना पड़ता है। ठीक, तो बंदा कहता है ठीक है यार, मेरी नौकरी करा रहे हैं, और आई मीन 7,500 रुपये के 6 महीने की मुझे सब्सक्रिप्शन मिल गई, और एक्चुअली फ्री भी है, आप फ्री में जाके खुद भी अप्लाई करते हो। लेकिन जब आप उनको पैसे दे दोगे, तो वो लोग आपको सर्चिंग में ऊपर लाएंगे, और रोजी के पास एक जो है ना, एम्प्लॉयर्स की भी लिस्ट होती है ना, जो जो जिन्होंने जिन्होंने जॉब पोस्ट करनी होती है, जिनको कोई रिसोर्स चाहिए होती है, तो उनसे भी वो पैसे लेते हैं रोजी वाले। आपसे भी पैसे लेते हैं अगर आपने प्रीमियम अकाउंट लेना हो, और वो परफेक्ट मैच करके आपकी जॉब करा देते हैं। तो दैट मीन्स कि इट इज सर्विसेज। इसमें कोई चीज आप ले नहीं रहे, आपको कोई टेंजिबल चीज नहीं मिल रही। जैसे आपके डायपर थे ना, वो आपको एक चीज है वो हाथ में पकड़, टेंजिबल कहते हैं कि जिसको आप हाथ लगा सको। तो इसके अलावा अकाउंटिंग सर्विसेज की कंपनीज होती हैं। तो इन तमाम किस्म के ऑपरेशंस के अंदर आपके पास ईआरपी ना हो तो आप काम ही नहीं कर सकते। ठीक, और अगर ईआरपी नहीं होगी तो वो एक्सेल शीटें बना रहे हो, अगर एक्सेल शीटों का दौर अब खत्म हो चुका है। तो दैट मीन्स कि हर एक को हर एक को सॉफ्टवेयर चाहिए, और उनका काम आसान बनाने के लिए। और बाज औकात, इन सम केसेस, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे मैंने काफी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो कि यार आज तक आप लोग ये वाला काम ऐसे करते थे, लेकिन अगर आप ऐसे करना शुरू कर दो, तो ये अप टू द स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, और ये कंप्लाई भी कर जाएगा जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है रेगुलेटरीज की। और और फिर आप उसको मोटिवेट करते हो, उनके उनके वो सेठ कहता है ठीक है यार, मेरे तो यहाँ पे ये बंदे बैठे हुए हैं, इनको समझा दो, मुझे तो ये एक ना क्लियर पिक्चर आ जाए करे, बस मैं देख सकूं कि चल क्या रहा है, मेरा मेरा काम कैसा चल रहा है। तो एनीवेज, आप बिजनेस कंसल्टेंसी भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर टेक्निकल एंड एनालिसिस एबिलिटीज, कि किस तरह से आप किसी बिजनेस को जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। अब ड्यूरिंग द कोर्स हमारा जो बिजनेस एनालिसिस पार्ट होता है ना, जैसे हमने रिसोर्स बेस लिखा था ना इस दफा, तो उसमें ये था कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ये याद है ना, कि एक हाँ जी सॉफ्टवेयर सर। बनाने में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो इन सबको लीड कर रहा होता है। इसके बाद होता है बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस
एन यार ये लाइव नहीं जल रही, एक मिनट। एनालिस्ट, और एक होता है, एक मैंने पहले नहीं लिखा था, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, और एक होता है डेवलपर, और एक होता है, अब इसको टीम लीडर कह लो, डेवलपर कह लो, एक से ज्यादा है एक्चुअली, नॉर्मली ये एक एक होते हैं, एक 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 डेवलपर, क्रिएटिव डिजाइनर, क्रिएटिव लिख देते हैं, क्रिएटिव, क्रिएटिव और क्यूए, मोटे मोटे यही होते हैं। तो ये जो बिजनेस एनालिस्ट होता है, इसका काम होता है कि एक बिजनेस को समझना और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखना, और वो देता है डेवलपर को। आज सोल्यूशन आर्किटेक्ट क्या कहता है? सोल्यूशन आर्किटेक्ट उन बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट डेवलपर्स को, ये चीता होता है बहुत बड़ा ना, बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो डेवलपर्स को गाइड करता है कि यार ये वाला काम तुम इस तरह से कर लो, ये वाला काम तुम इस तरह से कर लो टेक्निकली। तो इनफैक्ट आप किसी भी बिजनेस को वो कर सकते हो, आई मीन ग्रूम भी कर सकते हो, उसमें कुछ चेंज भी ला सकते हो, या बाज बिजनेसेस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो आप उन्हीं के तरीके को वो करते हो। हाउएवर, इसमें एक पार्ट होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको कहते हैं गैप एनालिसिस। अच्छा, ये वाली टर्म्स, गैप एनालिसिस रिपोर्ट, अच्छा, ये मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ स्पेसिफिकली कि तुमसे कल को ये इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं कहीं से भी, कि व्हाट इज गैप एनालिसिस। अब गैप एनालिसिस क्या होता है कि पहले क्या हो रहा था आपके बाद में काम क्या में, होगा? आप मैनुअल जो काम कर रहे थे, या इनफैक्ट आपके पास कोई सॉफ्टवेयर ही था, लेकिन आपने अपग्रेड करवाया, तो आपके पास पहले क्या हो रहा था, और अब क्या होगा। तो ये बड़ी ही मुफस्सिल किस्म की एक रिपोर्ट होती है आपके फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में, जिसमें आप क्लाइंट को बताते हो कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस कैसा चल रहा था, और आपको हम सजेस्ट ये कर रहे हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। तो दिस इज गैप एनालिसिस, बट ये काम जरा थोड़े से सीनियर लोगों का होता है ये, लेकिन आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कल को इंटरव्यू में कोई भी सवाल हो सकता है। एक तो डेवलपर के लिए तुम जाओगे इंशाल्लाह जब इंटरव्यू के लिए, तो वो तुम कहोगे जी डॉट नेट, वो तुमसे डॉट नेट की सवाल पूछेंगे, फंक्शन क्या होता है, लाइक क्या कहते हैं, डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं कि सवाल करेंगे वो आपसे कि अच्छा यार मुझे ये बताओ, क्यूरी लिख के दिखाओ, डेटाबेस के अंदर कोई भी वो एक क्यूरी लिखवा लेंगे, पूछ लेंगे, या वो जो है इस तरह के सवाल पूछेंगे कि अगर अगर हमारे पास कुछ कुछ कुछ, वो मैं तुम्हें अलग से जो है ना, जब ये टाइम आएगा तो मैं इंटरव्यू की तुम्हें, तो इनफैक्ट ये इसलिए तुम्हें मैं जहन में डालता रहता हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की एक अच्छी रिसोर्स बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कोई कोडर नहीं बनना होता, आपको बेसिकली ओवरऑल, और इसमें से आप कोई भी ट्रैक्स चूज कर सकते हो। कोई डेवलपर जो है, अगर आप डेवलपर से अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी बन सकते हो, बड़े जब होगे, एक्सपीरियंस जब होगे, और उसके बाद आप बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हो, और आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हो जब आप क्रिएटिव में जाओगे। अच्छा, इसमें एक यूआई यूएक्स भी होता है, यूआई यूएक्स, पहले इसको वेब डेवलपर कहा जाता था, अब ये अपग्रेड करके इसको यूआई यूएक्स डेवलपर का नाम देना शुरू कर दिया। तो अच्छा सर, वेब डेवलपर यूआई यूएक्स को कहते थे? हाँ, वेब डेवलपर, पहले वेब डेवलपर होता था, अब यूआई यूएक्स हो गया। यूआई यूएक्स मतलब मुंह मत्था, ठीक है, सही। नजर कैसे आएगी चीज। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है, इसके ऊपर डिग्रीज होती हैं, पीएचडीज होती हैं। डिजाइन थिंकिंग एक नया टॉपिक है आजकल,
जो आया हुआ है मार्केट में, उसकी बेस पे ये काम कर रहे हैं लोग। और क्रिएटिव जो होता है, क्रिएटिव होता है कि उसने कोई भी डिजाइन इंसेप्ट करना होता है इन इमेज, वो उसके पास एक रिक्वायरमेंट जाती है और वो फिर अपने जहन से वो एक समझ लो आर्टिस्ट टाइप स्केच, एक स्केच तैयार कर लेता है। स्केच तैयार कर देता है। बिल्कुल, वो एक इमेज बनाएगा इस तरह की, और उस इमेज को काट कर पीसेस में, और उसको रिसोर्स फ्रेंडली बनाकर, उसको बिल्कुल लाइट करके HTML CSS बूटस्ट्रैप ये सारी चीजें डाल के ये UI UX डेवलपर करेगा ये काम। और फिर इस काम करने के बाद इस पूरी के पूरे उस डिजाइन पे आपका डेवलपर काम करेगा, जो कि कोडर होगा, जो कि हम कर रहे हैं बेसिकली। तो इनफैक्ट ये आपका ट्रैक होता है। अच्छा, QA का ट्रैक बिल्कुल ही अलग है। क्वालिटी एश्योरेंस एक अलग की फील्ड है, और क्वालिटी एश्योरेंस वाला भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है। एक्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस वाला बिजनेस एनालिस्ट बनता है पहले, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। डेवलपर पहले, डेवलपर तरक्की करके टीम लीडर बनता है, टीम लीडर बनने के बाद सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर में दो ट्रैक है। एक है टेक्निकल, जो कि आजकल ज्यादा प्रेफर किया जाता है, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। और एक है फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर में ये है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जानता है, ये फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, और इसके अलावा इसके पास नॉलेज होती है टेक्निकली। ये क्योंकि जब छोटा होता है तो ये डेवलपर होता है, ये जब बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है। तो इसकी डिमांड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसको पता होता है कि मेरे सामने जो डेवलपर है, इसने अगर एक काम करना है तो ये काम कितनी देर का होना चाहिए, और वो उससे निगोशिएट कर सकता है कि यार ये काम एक दिन का है, तुम 3 दिन बता रहे हो, क्या तुम्हें प्रॉब्लम, तो आप निगोशिएट करके वो टाइम एडजस्ट कर सकते हो। फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ और सिर्फ पूछता है, वो कहता है कि अच्छा जी कितना टाइम लगेगा, वो कहेगा जी 3 दिन, वो 3 दिन लिख लेगा। वो उससे आर्गू नहीं कर सकेगा। तो ये वाली जो चीज है ना, लाइक ये जो QA है, ये आपका फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकता। लेकिन जो डेवलपर है वो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकता है, फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकता है। तो ये इसको फायदा होता है डेवलपर को। एनीवेज, ये हम वो डिस्कशन हमारी कहीं और चली गई। हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि यहाँ पर आई मीन इन इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, अब ये क्या होता है, यहां पर आपने लीड जनरेट की, लीड से अपॉर्चुनिटी बनी, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से बनती है। एक लीड किस तरह से बनती है, और लीड से अपॉर्चुनिटी किस तरह से बनती है, और अपॉर्चुनिटी से आप सेल कैसे कर सकते हो। अब अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ही रहती है अक्सर केसेस में, वो सेल्स में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। और वो वाला रिकॉर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसी मिसाल पे आ जाते हैं, और वो जो बंदा गया वहां पर, उसके सेल्स मैनेजर ने बोला कि यार हम, पहले तो हमने ये केस स्टडी डिस्कस की थी कि उसने कहा कि ठीक है यार, वो जो है रेट कम दे रहा है, और उसकी पेमेंट टर्म्स भी हमें फ्लेक्सिबल नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। पहले हमने कहा था कि जी हम कर सकते हैं, फिर हमने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया, अपॉर्चुनिटी से सेल ऑर्डर बना दिया। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी 30% पर ही खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने उसको इंटरटेन नहीं किया, उन्होंने वो वाला ऑर्डर नहीं लिया। तो होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल, अब CRM की
अब सीआरएम का तुम फायदा देखो, होगा ये कि ये काम हो रहा है, जैसे इस तरह की अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी बनी, सेल नहीं हुई, सेल हो गई, फिर अपॉर्चुनिटी बनी, सेल नहीं हुई, ये रिकॉर्ड सारा जमा हो रहा है। जमा कहाँ हो रहा है? सीआरएम के अंदर। और सीआरएम में आप लिख रहे हो, जैसे अब ये अपॉर्चुनिटी ही रही, ये सेल नहीं हुई, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिखेगा कि, बकायदा लिखेगा कि हमारी बात हुई, बल्कि पहले तो चल रहा होगा कि उसकी मीटिंग कब कब हुई, ये वाली चीज भी रिकॉर्ड हुई हुई है सीआरएम के अंदर, उसके कैलेंडर में। और हर मीटिंग में क्या बात हुई, उसके मिनट्स हमने उस दिन डिस्कस किए थे, उसके मिनट्स भी पड़े हुए हैं। और उसमें रीजंस भी होती हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई, अपॉर्चुनिटी से आगे नहीं गया, तो वहां पर रीजन लिख के वो ये रिकॉर्ड जमा होते रहेंगे। डिंग 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 डिंग, एक क्लाइंट ने ये जवाब दिया, एक दूसरे ने, तीसरे ने, 100 क्लाइंट हो गए फॉर एग्जांपल, और एक क्वार्टर गुजर गया। ठीक है, सेल्स वालों को एक क्वार्टर क्या का टारगेट मिला, तुमने तुमने तुम एज ए ऑनर तुमने कहा जी मैं 4 4 महीने के ना आपको साल में 3 दफा टारगेट दूंगा, और फिर हम जो है ना वो ये कमीशन है, और आपका टारगेट है इतने मिलियन का। तो अब क्या हुआ कि जब क्वार्टर खत्म हो गया, तो 4 महीने हो गए, तो आपका 2 काम हो सकते हैं, बल्कि 3 काम हो सकते हैं। नंबर वन, अगर तो आपकी 2 मिलियन का टारगेट था, तो वो अचीव हो गया, वेल एंड गुड। अच्छा, 2 मिलियन का टारगेट था, आपने 5 लाख रुपए प्लस कर दिया, ओह कमाल हो गया। तीसरे में क्या हुआ कि 2 मिलियन के बजाय 1 मिलियन भी पूरा नहीं हुआ, राइट? तो अब क्या होता है कि नंबर वन केस में वेरी गुड जी, शाबाश, आपकी ये कमीशन बनी, आपने आप ये लें, और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हम और ज्यादा अच्छा टारगेट रखेंगे। और जो सरप्लस हुआ उसके अंदर उन्होंने उसको गिफ्ट भी दे दिया, उसको एक बोनस भी दे दिया सेल्स वाले को, कि वाह यार, तुमने अपनी टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया। अब तीसरी आ गई बुरी खबर। अब होता ये कि कोई निकाल नहीं देता कि 4 महीने में आपसे 10 लाख नहीं पूरे हुए, तो अब सीआरएम आ जाता है, यहाँ पे सीआरएम का रोल आ जाता है। वो कहता है कि जी लाओ, लोग बताते हैं "ओ सर ਅਸੀਂ जाने हैं", और कहते हैं माल ठीक नहीं है। अब सेल्स वालों का काम होता है कि सारा का सारा जो है ना, जो क्या कहते हैं, कसूर, सारी की सारी गलती दूसरों पे डाल दी। नंबर वन, ओ जी आपकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है वो हल्का है, और दूसरा वो जी कोऑर्डिनेशन सही नहीं होती, तीसरा प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन टाइम पर हमें इन्वेंट्री नहीं मिलती, और कोई भी रीजन वो पेश करेगा जी, ट्रांसपोर्ट वालों ने तंग किया हुआ है, फलाने ने तंग किया हुआ है, ढमकाने, इस तरह से वो क्या कहते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरह से सोच लो कि सीआरएम नहीं लगा हुआ, और वो एक्सेल के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, तो मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो रिपोर्ट लेके जानी है उसके ऊपर वो कोई भी रीजन लिख सकते हैं कि सेठ को बस मना लें, सेठ हमें निकाल ना दे, या हमें नुकसान ना हो जाए, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की एक इज्जत होती है मार्केट में। अच्छी सेल्स करेगा तो वो, नहीं करेगा तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एनीवेज, अब दूसरा केस आ गया, एक तो आ गया एक्सेल में जो मर्जी डिंग डिंग लिखी रीजन से, एक आ गया सीआरएम लगा हुआ था। अच्छा, सीआरएम लगा हुआ था, चलो जी, सीआरएम से निकलेगी रिपोर्ट, रिपोर्ट सामने रखी जाएगी इन सीरियस कंपनीज, और सारे बैठ जाएंगे, प्रोडक्शन बैठ जाएगा, एक एक बंदा, मतलब प्रोडक्शन का हेड बैठ जाएगा, परचेज का हेड बैठ जाएगा, सेल्स का हेड बैठ जाएगा, आपका एचसीएम का, सारे के सारे जितने भी है ना हमारे यहाँ पर, ये सारे एक एक सेठ जो है ना, उनका जो बड़ा होगा ना इन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा, सबको बुला लेंगे।
और क्योंकि इमरजेंसी मामला होगा कि जी हमारी ये क्वार्टर बहुत गलत गया, अब यहाँ पर इनकी सपोर्ट कौन करेगा? इनकी सपोर्ट करेगा सीआरएम। अब कहेगा जी सीआरएम के अंदर वो वाले रिकॉर्ड आ जाए जो कि अपॉर्चुनिटी तक पहुंचे, और अपॉर्चुनिटी के ऊपर वो जाके डेड हो गए, वो सेल्स नहीं हो सकी। तो वहां पर पूरा का पूरा रिकॉर्ड सामने, किस डेट को किस बंदे ने किस ऑर्गेनाइजेशन या किस बंदे से जाके बात की, क्या बात की, और एंड में रीजन क्या है। अब रीजन आ रही है, अब उनमें से रीजन ढूंढेंगे। यार ये वाली रीजन बड़ी ज्यादा आ रही है सेल्स में, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है बेचना। उसमें कोई अगर फॉल्ट होगा तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की गलती नहीं मानी जाएगी। वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, और वो मानेगा कैसे? क्योंकि गलती कोई कोई अपनी मानेगा कैसे? कि वो सब चीज रिकॉर्ड हुई हुई है सीआरएम के अंदर, कि भाई ये इस क्वार्टर में एक लेट से एक हम केस स्टडी मान लेते हैं कि जी क्वालिटी बहुत खराब है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अब इसमें आर&डी वाला आ गया, फलाना आ गया, तो क्या हुआ? बहुत सी रीजन होती हैं। हमारा रेट ज्यादा है, ये भी रीजन हो सकती है। और हमने हमने जो है वो प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया, ये भी रीजन हो सकती है। तो सीआरएम आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर आपका आपका टारगेट अचीव ना होने की जो रीजंस हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 रीजंस हैं, और एक का ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन से है, एक का ताल्लुक परचेज से है कि टाइम पर माल परचेज नहीं हुआ था इसलिए हम मिस कर गए। वो लिखा हुआ होगा कि जी उसको हमने वो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल को हमने 27 तारीख को देनी थी, वो जी हमारे पास 5 तारीख तक माल नहीं बन सका अगले महीने की, तो वो हमने वीकर। तो ये परचेज वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, और तीसरी गलती आप समझ लो कि लेट से किसी की भी थी, अकाउंटिंग की थी, कि हमारे पास ही फाइनेंस का प्रॉब्लम आ गया। तो अब होगा क्या कि सीआरएम आपको बता देगा कि आपके पास कौन कौन सी चीज है जिसके अंदर आपको लाइक वो करना है, करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। और हर बिजनेस का, दुनिया का हर बिजनेस, अगर कोई किराने की दुकान भी खोले ना गली के अंदर अपने घर की ड्राइंग रूम को दुकान बना के, तो उसका भी मकसद सेल्स ही होता है। सेल्स नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो सेल्स वाले इसी रीजन से ना बहुत ज्यादा बदमाश टाइप होते हैं, क्योंकि वो ही कर रहे होते हैं सेल्स। तो इसलिए हमने ये भी कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जॉब जो है वो सेल्स है। एनीवेज, तो हमारे सीआरएम ने हमें बता दिया कि क्या ट्रेंड है। अच्छा, सीआरएम में इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम एक मोटा मोटा समझने के लिए, तो इन ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका नाम ही क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ आपकी किस तरह का रिलेशन है, और आप अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हो और टाइम पे दे रहे हो, आपका प्राइस कंपीट नहीं भी है, तो आप किसी के साथ मिलके अपना माल, तो क्या हुआ? रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल जो है आप वो दावतें भी करते हो, ठीक है, कस्टमर की, कि आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मतलब आप हर किस्म की, मतलब बोतल शोतल बच्ची शच्ची हर किस्म की जो है ना, आप सर्विसेज देते हो। और इस चीज का आप बजट भी रखते हो शुरू में ही। और बकायदा कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया होता है अपना, कि भाई आपने कहीं पे अगर इसको खाना शाना खिलाना है, कोई बड़े लैविश वैविश कोई होटल में स्टे करवाना है, तो आप ये कंपनी का कार्ड इस्तेमाल कर लिया करें। सर वैसे लेकिन एक वो, सवाल है मेरा। सॉरी। क्वेश्चन है सर। हम्म। सर अब इन्वेंट्री के अंदर खाम माल पड़ा हुआ है, हाँ हाँ।
ठीक है। अब सर खाम माल जो है, अब एक ठेकेदार है जो कि यानी कि बनाता है चीजें, खाम माल उठाता है, हम्म उठा के उसको मतलब कि एक पैम्पर बनाता है। खाम माल जो पड़ा है, जो भी रुई वगैरह पड़ी पैम्पर बनाने के लिए हम्म इन्वेंट्री के अंदर। ठीक हम्म। है। अब एक ठेकेदार है, वो सर वो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा ना उसके पास, वो एक रसीद लेके जाएगा कंप्यूटर से निकली हुई हाँ हाँ। कि मुझे इतना माल चाहिए, और वो जो रसीद है वो सीआरएम में जाके सिर्फ वो सेव हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा एक्चुअली। ये जो आपको माल इश्यू होगा ना इंटरनल, हाँ जी। उसके लिए रसीद नहीं होगी, उसके लिए सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट जाएगी जिसको हम रिक्विजिशन कहते हैं। ठीक। हाँ ठीक हो गया। ठीक है। क्योंकि हम इस वक्त, वैसे तुम्हारी प्रिंसिपली रसीद वाली बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्योंकि हम पेपरलेस इन्वायरमेंट में आ गए ना, तो हाँ हमारे जी, पास, वो हाँ मतलब कि हमारे मुंह से पास, रसीद निकल गया कि मतलब कि एक रिक्वेस्ट जाएगी कंप्यूटर से ही हाँ ये देखो, ये रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट वहां पहुंचेगी। ये तो है कि इतना माल दे दो इसको। हाँ परचेज की, वो होगी वहां की इन्वेंट्री की, वो जाएगा इन्वेंट्री के पास कि मुझे 25,000 डायपर का रॉ मटेरियल चाहिए, ये वाला 3 रॉ मटेरियल हमने गए थे, तो वो, अब कल को कोई वो ठेकेदार गलत बयानी नहीं कर सकेगा कि जी हाँ जी मैंने ऐसा किया था जी, वो हाँ रिकॉर्ड बिल्कुल उसका सही पड़ा हुआ है। बिल्कुल। वो जब इशू करेगा, वो जब इन्वेंट्री, वो जब कहेगा कि जी अप्रूव, तो फिर वो ठेकेदार, लाइक प्रोडक्शन का जो मैनेजर होगा, ठेकेदार रहने तो मैनेजर कह देते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय है ना, तो हाँ जी हाँ जी। वो मैनेजर वो वाली चिट लेके जाएगा, चिट भी नहीं लेके जाएगा, वो सीधा जाएगा इन्वेंट्री वाले के पास जो कि वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस में वो जाएगा, वो कहेगा यार मेरी रिक्वेस्ट आई हुई है, वो देखेगा, उसको रिक्वेस्ट नजर आएगी, उसके ऊपर पड़ा होगा ये वाला चीज इतनी केजी, ये वाली चीज इतनी केजी, ये वाली इतनी, वो उतनी चीज वहां से अपनी इन्वेंट्री में से निकालेगा और वो प्रोडक्शन में पहुंचा देगा, लाइक उस करने के लिए। तो हर चीज हर चीज के फुट मार्क्स हर जगह पे पड़ गए। प्रोडक्शन ने इन्वेंट्री को बोला, इन्वेंट्री ने माल दिया, माल इधर बना, बनने के बाद फिर इन्वेंट्री, दो दो किस्म की इन्वेंट्रीज है ना, एक है आपकी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, एक है आपकी फिनिश प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, क्योंकि इसने जब माल बना लेना है तो इसने बनाने के बाद इन्वेंट्री वाले को दे देना है। ठीक है। सर ये तो जो इशू करेगा उसको भी पता होगा कि इन्वेंट्री में इतना माल पड़ा हुआ है। बिल्कुल पड़ा हो, उसको उसी वक्त कंप्यूटर पे नजर आ जाएगा, वो गिनेगा नहीं जाके, वो जब यानी कि इशू कर, खाम माल भी तो सर किसी से परचेज करते हैं ना, जितना वो परचेज करेगा हाँ हाँ उसको पता होगा कि हाँ जी इतना माल आया हुआ है। हाँ हाँ, उसको पता होता है। उसने जब परचेज किया, परचेजर ने जब परचेज किया, तो वो जो आपका सप्लायर है, वो वो कहेगा हाँ जी मैं लुआ देता है, 2 ट्रक आए सन ਤੁਹਾਡੇ, रिसीविंग ले लो, जिसको गेट पास नहीं कहते कि हाँ जी हाँ जी। ये गेट, सही। ये गेट गेट पास है। जीआरएन भी कहते हैं, गुड रिसीप्ट नोट, जीआरएन गुड रिसीप्ट नोट, कि ये आपका वो था, डिलीवरी ऑर्डर था जो सप्लायर एबीसी ने मुझे दिया, उसकी बेस पे मैं ये 2 ट्रक लाया हूँ, और ये मैंने उतार दिए हैं आपकी इन्वेंट्री में। वो इन्वेंट्री वाला अपने सिस्टम में, अपने ईआरपी में डाल देगा कि जी इस वाले सप्लायर से ये वाला माल इतने केजी रिसीव हो गया, तो अब कंप्यूटर में वो डल गया कि हमारे पास इतना आ गया है, और फिजिकली वो मजदूरों से जो है वो माल उतरवाएगा, और वहां पर इन्वेंट्री वाले से वो रिसीव करवाएगा गुड रिसीव नोट, कि इन्वेंट्री वाला कहेगा कि मुझे ये चीज रिसीव हो गई, और वो वो चीज जो है कंप्यूटर में डल जाएगी कि हमने 50 केजी मंगवाया था। फॉर एग्जाम्पल बाज औकात डिलीवरीज पार्शल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आपने साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी सप्लायर से, सप्लायर कहेगा जी ठीक है जी, पूरा साल मैं आपको माल पहुंचाऊंगा, आपकी आपका रॉ मटेरियल कम नहीं होगा, मेरे साथ आप पेमेंट टर्म्स ऐसी बना लें कि मुझे इस तरह से पेमेंट्स कर दिया करें, और मैं, मेरे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें फॉर एग्जांपल 10,000 केजी का, और मैं ये आपको पूरा साल देता रहूंगा। ठीक है।
तो उस केस में ये जरा थोड़ी सी टेढ़ी बात है, उस केस में आप परचेज ऑर्डर तो पूरे का बनाओगे कि 10,000 kg का परचेज ऑर्डर बना के, और उसी के ऊपर लिख दोगे कि हमें ये पूरा साल जो है, एक एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद या 2-2 महीने के बाद ये हमें माल देता रहेगा सारा साल। तो एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट एक से ज्यादा डिलीवरी ऑर्डर बन जाएंगे, सॉरी गुड रिसीव, डिलीवरी ऑर्डर भी वहां से आएगा, लेकिन आप क्या बनाओगे, गुड रिसीव नोट। जीआरएन आप एक से ज्यादा, ऑर्डर एक था, परचेज ऑर्डर एक था, लेकिन उसके अगेंस्ट गुड रिसीव नोट जीआरएन आपने उस वक्त बनाए कि जी 10,000 kg में से 2,000 kg आ गया, ठीक है जी 8,000 रह गया, परचेज ऑर्डर पे 8,000 क्वांटिटी रह गई, फिर 1,000 आ गया, फिर 500 आ गया, फिर 200 आ गया, फिर 3,000 आ गया। वो इस तरह से करते करते, अब इसमें फायदा क्या हुआ ईआरपी का, कि ईआरपी में रिकॉर्ड पड़ा है, सप्लायर के पास रिकॉर्ड पड़ा है, आपने जो उससे टर्म्स की उसका रिकॉर्ड पड़ा है, अकाउंटिंग वाले को ये पड़ा है कि भाई इसकी पेमेंट आ गई है, इसकी पेमेंट देनी है, इसको भी, ये अकाउंटिंग वाले को भी पता चल गया कि मुझे किस वक्त पेमेंट मेरे पास होनी चाहिए। इन्वेंट्री को भी पता चल गया कि यार मेरा माल जो है ना वो खत्म ना होने पाए, ये मतलब ऐसा ना हो कि कल को मैन्युफैक्चर ये एमआरपी वाला मेरे पास माल लेने आया, मेरे पास माल ही ना पड़ा हो। ठीक है, उससे भी प्रोडक्शन इफेक्ट होगी, उससे भी आपकी सेल्स इफेक्ट होगी। परचेजर को हर वक्त कान खड़े करके रखने हैं कि क्योंकि इन्वेंट्री वाले ने उसको कहना कि पाजी ये माल खत्म हो रहा है, मंगा लो। वो एक सेट हो जाता है जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड, कि जब कोई भी माल 200 किलो रह जाए या 50 किलो रह जाए तो ये और मंगवा लो, बजाय ये कि माल आपका खत्म हो गया, आप उसको ऑर्डर कर रहे हो, वो आने में हफ्ता लग गया, आपकी जो है प्रोडक्शन रुकी हुई है। अब प्रोडक्शन क्या रुकी हुई है, आपको नुकसान हो रहा है, राइट। आप तो इसलिए अगर ईआरपी ना हो, अगर कंप्लीट ये चीज इन प्लेस ना हो, तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग लेट होगी, आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, और आप डस करके गिर जाओगे। तो ओवरऑल ये जो बार बार, क्योंकि हमारा काम ही सॉफ्टवेयर है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में सॉफ्टवेयर का काम क्या हुआ, सॉफ्टवेयर ने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं सिखाई। मैन्युफैक्चरिंग वही है जिनको आती है, जिनका काम है। सॉफ्टवेयर ने अकाउंटिंग नहीं सिखाई, अकाउंटिंग वाले को अकाउंटिंग का काम आता है, इन्वेंट्री वाले को इन्वेंट्री का काम आता है, ईआरपी ने नहीं सिखाया उसको। ये सीआरएम भी, आई मीन एक सेल्स के तरीके हैं, ये भी नहीं सिखाया। बस परचेज वाले को भी, सेलिंग की अपनी अपनी एबिलिटीज होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन सब लोगों का काम आसान कर देते हैं, और बिजनेस स्मूथली चल रहा होता है। और जैसे यहाँ डिसीजन मेकिंग हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, टाइम पर, और सेठ को पता चल रहा है कि मैं यार कहाँ पे जो है मेरा बिजनेस रुक रहा है, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पेमेंट्स आ रही हैं, ये जो भी है। तो इनफैक्ट ये होता है टोटल ओवरऑल। टाइम खत्म हो गया यार, तबीयत भी थोड़ी नरम है, मेरा तो मूड था आगे अगला टॉपिक भी करना, वो जरा छोटा है टॉपिक, तो फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं। ये बस 10 मिनट का और है इसमें, और फिर हम फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और इंडेक्सेस, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके ओके।